हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। अब देखो दोस्तों, कंप्यूटर की पांच पीढ़ियाँ हैं दोस्तों। अब इसमें अपनी पहली पीढ़ी आती है दोस्तों। पहली पीढ़ी आती है जो इसका विकास हुआ था दोस्तों 1946 से 1959। अब देखो, इस पहली पीढ़ी के अंदर क्या क्या था तो दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में देखो, सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसर, जैसे आप प्रोसेसर बोल सकते हो दोस्तों, और स्टोरेज के लिए चुंबकीय ड्रम, और इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड यूज होता था। और भाषा अपनी लैंग्वेज दोस्तों, मशीन लैंग्वेज होती थी यूज दोस्तों। अब देखो, वैक्यूम ट्यूब, अब इसका प्रयोग कैसे होता था दोस्तों। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के इंटरनल सर्किल में लॉजिकल एलिमेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। यह वैक्यूम ट्यूब बड़ी होने के कारण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार भी बड़ा हुआ करता था दोस्तों, तथा वह वैक्यूम ट्यूब लगातार विद्युत के संचार होने के कारण जल्दी खराब हो जाते थे। इसलिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को ठंडी जगह में रखने की आवश्यकता पड़ती थी। अब देखो, पंच कार्ड का यूज दोस्तों। पंच कार्ड का प्रयोग कैसे होता था इसमें, और इसका चुंबकीय ड्रम का कैसे होता था दोस्तों। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग होता था। पंच कार्ड के कार्य करने की गति धीमी होने के कारण ये सिस्टम धीरे काम करते थे दोस्तों। प्रथम पीढ़ी के कई कंप्यूटरों में इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था तथा पंच कार्ड से प्राप्त डेटा और प्रोग्राम इस मैग्नेटिक ड्रम पर चुंबक के रूप में संग्रहित स्टोर किए जाते थे। अब देखो दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल होता था दोस्तों। अपने मशीन लैंग्वेज के बारे में बताता हूँ दोस्तों। पहले आपको मैं मशीन लैंग्वेज, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए मशीन तथा असेंबली भाषा का प्रयोग करना पड़ता था, जिस कारण इन कंप्यूटरों के लिए प्रोग्रामिंग करना अत्यंत कठिन हो जाता था दोस्तों। अब इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, पहली पीढ़ी का एग्जाम्पल इनवेक, यूनिवेक, इडवेक। ये तो हो गए अपने एग्जाम्पल। अब चलो दोस्तों, अब अगली पीढ़ी की बात करते हैं अपन। दूसरी पीढ़ी आती है अपनी सेकंड जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन कब आई थी दोस्तों। सेकंड जनरेशन आई थी अपने पास 1959 से 1965। अब इसके अंदर क्या क्या यूज होता था। अब देखो, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज होता था। अब देखो, ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की जगह लेकर कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत की, और सन 1959 से 1965 के बीच दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित हुए। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तरह ही कार्य करते थे, लेकिन इनके कार्य करने की गति वैक्यूम ट्यूब से अधिक थी। वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ट्रांजिस्टर की कार्य करने की गति अधिक थी, और यह आकार में उनसे छोटे व अधिक विश्वसनीय थे। ट्रांजिस्टर लगातार विद्युत सेवन होने पर भी कम गर्म होता था। इसमें विद्युत की खपत भी कम होती थी। अब इसमें स्टोरेज आ गया दोस्तों मैग्नेटिक कोर, और लैंग्वेज आ गई अपनी असेंबली भाषा। अब देखो, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा, और इसके एग्जाम्पल हो गए दोस्तों IBM 1401, IBM 7090 और एंड 7094। अब यूनिवेक 1107 आदि इसके एग्जाम्पल हैं। अब अगली पीढ़ी की बात करते हैं दोस्तों। अगली पीढ़ी है अपनी थर्ड जनरेशन। अब ये आई थी अपने पास थर्ड जनरेशन दोस्तों। तीसरी जनरेशन 1965 से 1971। अब इसके अंदर पहले इंटीग्रेट सर्किट प्रोसेसर,
और वैज्ञानिक का नाम था, इन्होंने आविष्कार किया था इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे बोलते हैं अपन आईसी चिप। वैज्ञानिक थे जे.एस. किल्बी। जे.एस. किल्बी। अब देखो तीसरी पीढ़ी की शुरुआत तो सन 1965 के मध्य से प्रारंभ हुई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर सर्किट में आईसी का प्रयोग किया जाने लगा दोस्तों। अब देखो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की पहचान आईसी चिप की वजह से होती थी, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होता था। वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इस पीढ़ी में पहली बार उपयोगकर्ताओं ने पंच कार्ड और प्रिंट आउट के बजाय कीबोर्ड और मॉनिटर के माध्यम से कंप्यूटर के साथ बातचीत की और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस किया। पहली बार कंप्यूटर आम लोगों के लिए उपलब्ध हो पाए, क्योंकि ये छोटे और सस्ते थे तथा इनमें विद्युत की खपत भी कम थे। विद्युत की खर्च बहुत कम थी इनमें। अब इसमें प्रोग्रामिंग भाषा देखो दोस्तों। प्रोग्रामिंग भाषा में फोर्ट्रन आ गया अपने पास, फोर्ट्रन और कोबोल और बेसिक आदि। अब इसके एग्जाम्पल आते हैं दोस्तों, PDP-8 और PDP-11, ICL 29 और IBM 360 और IBM 370। अब देखो, अब इसके बाद आती है अपने पास, पहले इनके बारे में बताता हूँ दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम तीसरी पीढ़ी में देखो, कंप्यूटर के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल प्रोग्राम का एक समूह बनाया गया था, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर के सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिक हो जाते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित कर सकता था। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में सुधार कैसे करते हैं। नई प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ जो उपयोग करने में आसान थी तथा इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। इनमें प्रोग्रामिंग करना भी सरल था, जिस कारण बाजार में नए नए सॉफ्टवेयर देखने को मिले। अब देखो मिनी कंप्यूटर का, अब ये मिनी कंप्यूटर अपने, चलो दोस्तों मिनी कंप्यूटर के बारे में आपको आगे बताता हूँ मैं अगली क्लास के अंदर। पहले चौथी पीढ़ी देखते हैं अपन। चौथी पीढ़ी है, ये है दोस्तों 1972 से अपने पास वर्तमान में जो चल रही है चौथी पीढ़ी। 1972 से वर्तमान के अंदर जो अभी चल रही है अपने पास फिलहाल। अब देखो चौथी पीढ़ी की शुरुआत सन 1972 से हुई, जब पहली बार माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के कारण अब एक चिप के ऊपर कंप्यूटर बनाना संभव हो गया है दोस्तों। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में बहुत बड़े पैमाने पर VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया, जिससे माइक्रो कंप्यूटर बनाना संभव हो पाया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यधिक शक्तिशाली और विश्वसनीय और सस्ते थे। अब इससे पूर्व की पीढ़ी में कोर मेमोरी का प्रयोग किया जाता था, मतलब जो तीसरी पीढ़ी थी उसमें कोर मेमोरी का प्रयोग किया, परंतु अब इसके स्थान पर सेमीकंडक्टर पदार्थ की मेमोरी का प्रयोग होने लगा। यह नई मेमोरी गति में तेज और आकार में छोटी और सस्ती थी दोस्तों। इस पीढ़ी में सभी उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे C+ हो गई और बेसिक आदि का उपयोग किया जाता था। अब इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा दोस्तों। अब देखो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने के कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। अब देखो इसके अंदर इंटेल, सबसे पहले इंटेल 4004 पहला, और नेटवर्क भी अपनी चौथी पीढ़ी के अंदर ही आया था दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आगे पांचवी पीढ़ी। अब देखो पांचवी पीढ़ी आई थी दोस्तों अपनी 1980 से वर्तमान जो अभी चल रही है।
अब देखो 5वीं पीढ़ी, इस पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली व उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटर को शामिल किया गया है। वैज्ञानिक 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर पर काफ़ी सफलताओं के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। इस मेहनत के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक पर आधारित है। कंप्यूटर विज्ञान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उभरती हुई शाखा है जो कंप्यूटर को इंसान की तरह बनाने के माध्यम और तरीके की व्याख्या करता है दोस्तों। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर बोले गए शब्दों को समझ सकते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर बोले गए शब्दों को समझ सकते हैं और मानव तर्क का अनुकरण कर सकते हैं। इनमें लगे विभिन्न प्रकार के सेंसर का उपयोग करके अपने आसपास की गतिविधियों को सक्षम कर सकते हैं। इस पीढ़ी में सभी उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे कि सी हो गया, C++ हो गया और जावा हो गया, नेट आदि का उपयोग किया जाता है। अब देखो 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर के विभिन्न आकार देखने को मिलते हैं। इसमें कंप्यूटर की आकार और संरचना को अपने ज़रूरत के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। आज विभिन्न मॉडल जैसे कि लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप, पाम टॉप, लैपटॉप आदि में कंप्यूटर उपलब्ध है। अब इस पीढ़ी में कंप्यूटरों में इंटरनेट एक ज़रूरत बन गया है। दुनिया भर के कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ गए हैं। अब इसके अंदर दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर की तकनीक अति विकसित होने के कारण इनके अनुप्रयोगों में वृद्धि हुई, जैसे कि फिल्म निर्माण, यातायात, नियंत्रण, उद्योग, व्यापार एवं शोध आदि के क्षेत्र में नए नए अनुप्रयोग विकसित किए जा रहे हैं। अब इनमें सिस्टम आए दोस्तों, एक तो एक्सपर्ट सिस्टम, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ये तो हो गई दोस्तों अपनी 5वीं पीढ़ी जो वर्तमान तक चल रही और आगे की सोच रही है अपने। अब दोस्तों ये तो हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट कंप्यूटर ऑफ जनरेशन वाला। अब चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक में कंप्यूटर का परिचय दोस्तों। ये होगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके दोस्तों।